हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, जो कि मोशन इन 2D के अंदर आता है, राइट? तो मोशन इन 2D या और प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ है नहीं, बेसिकली ये मोशन द ग्रेविटी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। और मोशन द ग्रेविटी क्या था? वो स्पेशल टाइप था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, राइट? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमने पढ़ा था कि कभी भी किसी पार्टिकल को अगर थ्रो करते हैं या मूव कराते हैं, तो पार्टिकल क्या होता है, हमेशा हमेशा एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को फॉलो करने की कोशिश करता है, राइट? जैसे कि अगर पार्टिकल को अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, राइट, और पार्टिकल को हम एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में रिलीज करते हैं, तो जो पार्टिकल है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, लेकिन अगर पार्टिकल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है और पार्टिकल को हम इधर रिलीज करते हैं या थ्रो करते हैं या फिर मूव कराते हैं, तो ये पार्टिकल क्या करता है, ये पहले तो कुछ दूर जाएगा, क्योंकि उसके लिए अब ये ए जो है, ये एक्सेलरेशन एज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की तरह एक्ट करेगा, राइट? तो ये क्या होगा, धीरे धीरे स्लो होगा और कुछ जगह पे जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर यहाँ से टर्न ले लेगा और वापस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मूव कर जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में या तो 0 डिग्री हो, राइट, इफ एंगल बिटवीन u and acceleration is 0 और 180 डिग्री, तो क्या होता है, पार्टिकल जो है वो पाथ जो होता है वो कोलिनियर होता है, राइट? मतलब कि एक ही लाइन के लोग, वो दोनों एक ही लाइन के लोग होंगे, फाइन। तो द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर एक्सिलरेशन एक्सेलरेशन इधर है और पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, तो पार्टिकल क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं फॉलो करेगा, वो क्या पाथ करेगा, पैराबोलिक पाथ। कैसा फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। ये क्या होगा, ऐसे करके ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करना शुरू कर देगा, राइट? उसी तरह से अगर एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ हो और यू का डायरेक्शन इधर हो, तो ये क्या होगा, पार्टिकल ऐसे जाके अल्टीमेटली नीचे आने की कोशिश करेगा। मतलब पार्टिकल का अल्टीमेट गोल ये रहता है कि वो अपने आप को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अलाइन करे और उस डायरेक्शन में मूव करे, राइट? ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है क्या, नॉर्मली जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक सर्टेन एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ थ्रो करते हैं, तो क्या होता है, ये क्या होता है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके ग्राउंड पे गिरता है। और अभी जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं उसमें हम ये मान रहे हैं कि जहाँ जो गिर रहा है, जिस पॉइंट पे गिर रहा है, वहाँ पे वो और इनिशियल पॉइंट जहाँ से थ्रो किया गया था, वो दोनों सेम लेवल पे है, राइट? इसके अलग अलग केसेस भी देखेंगे जहाँ पे लेवल अलग होंगे, लेकिन अभी हम इसी केस के बारे में बात करेंगे इनिशियली। ओके, तो अब ये हो गया हमारे पास पूरा पाथ, फाइन। इसको मोशन 2D में हम ये पढ़ रहे हैं, फाइन। अब जैसे बात आता है कि यहाँ पे इस ये जो मोशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे, कि पार्टिकल तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, इधर भी हो रहा है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और साथ साथ इसका एक मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो रहा है, राइट? पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, और फिर ये फिर वापस अपने ओरिजिनल लेवल पे आ रहा है ना? तो इसको अच्छे से स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में इसको कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करके स्टडी करते हैं, राइट? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके मोशन को अलग से स्टडी करते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में अलग से स्टडी करते हैं। इससे ये जो मोशन है काफी मतलब इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। ओके, हम उसको इजीली प्रेडिक्ट या समझ सकते हैं, क्लियर? तो हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल की बात बात करें, अलोंग हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास, या इसको अलोंग एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की जगह पे हम लिख लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यू आई,
ये हो जाएगा यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या हो गया यू कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास वी एक्स किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। तब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है सभी पॉइंट पे, एक्सेलरेशन क्या है नीचे की तरफ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, राइट। अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करें जो नॉर्मली करते हैं, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन जो या फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे की तरफ है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ही कोई फोर्स है ना ही कोई एक्सेलरेशन, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी कोई चेंज होगा नहीं, तो हमारा जो वी एक्स होगा वो यू एक्स ही रहेगा, राइट। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगेन यू कॉस थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई कैप ही रहेगा यहाँ पे, मतलब वेक्टर की बात करें तो आई कैप रहेगा, राइट। मैग्नीट्यूड की बात करें तो यू कॉस थीटा, ओके। यहाँ पे फिर आ गया कि किसी भी सर्टेन टाइम पे पोजीशन क्या होगा, तो सिंस कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, तो हमारे पास मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा u cos थीटा इनटू t। कोई दिक्कत, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल अलोंग हॉरिजॉन्टल, राइट। अलोंग y एक्सिस के बारे में बात करें, अलोंग y एक्सिस, तो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगा यानी कि यू वाई, वो क्या होगा यू साइन थीटा जे कैप, मैग्नीट्यूड सिर्फ यू साइन थीटा। वेलोसिटी क्या होगा किसी टाइम टी पे, तो वेलोसिटी हो जाएगा सिंस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो हो जाएगा यू वाई, राइट, यू वाई माइनस जी टी, राइट। ये इसको साथ में हम जे कैप भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हमारे पास आता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका वर्टिकल जगह पे वर्टिकल पोजीशन क्या होगा, उसको मान लेते हैं वाई, तो ये हो जाएगा यू एक यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सिंपल, कोई दिक्कत, राइट। तो इसको अगर हम ना वेक्टर के फॉर्म में लिखें किसी भी पॉइंट पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, यू को हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम, तो वेलोसिटी अगेन वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास यू कॉस थीटा टी माई प्लस यहाँ पे आई कैप साथ में रहेगा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर हम वेलोसिटी का डायरेक्शन मान लेते हैं टेन फाइव किसी भी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेन फाइव इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी बाय यू कॉस थीटा टी, ओके। यहाँ पे टी नहीं आएगा, इस जगह पे टी नहीं आएगा, यू कॉस थीटा ओनली, क्योंकि वो तो एक्स के लिए ना, टाइम से मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, फाइन, यू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है किसी पार्टिकल पॉइंट पे पोजीशन की अगर बात करें, तो हमारे पास आर का पोजीशन क्या हो जाएगा, आर हो गया यू एक्स टी आई कैप, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे पार्टिकल इस पॉइंट टी पे, यहाँ पे वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वी एक्स, ये हो गया वी वाई, राइट। इसका यहाँ पे ये जो पोजीशन है वो हमने ले लिया कि ये है एक्स और ये हो गया वाई, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये, राइट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये तो पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। फिर हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के बारे में हमको पता है, डिस्टेंस होता है अंडर रूट, और डिस्टेंस अगर निकालना है, डिस्टेंस का मतलब हो गया कि इस पूरे पाथ का लेंथ, ये जो पाथ एग्जैक्ट पाथ इसने फॉलो किया ये इसका लेंथ, तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट, सॉरी, इंटीग्रल स्पीड का इंटीग्रेशन, राइट, जीरो से टी टाइम तक, कोई दिक्कत।
और भी क्या है हमारे पास, तो भी हो जाएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट होगा, राइट। तो इसको हम डिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर डी टी, ठीक है। यहाँ पे अब फिर आता है हमारे पास जो y का जो वैल्यू लिखा था, y क्या होगा, तो y की जगह पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वो x को हम लिख सकते थे यू एक्स टी। अब यहाँ से अगर हम t को इसमें रिप्लेस कर दे तो हमारे पास y का एक अच्छा इक्वेशन बन जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू एक्स, राइट। अगर ये वाला पार्ट हम यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यू वाई इंटू एक्स अपॉन यू एक्स माइनस जी बाय टू एक्स अपॉन यू एक्स का स्क्वायर, सिंपल। और यू वाई अपॉन यू एक्स क्या आएगा हमारे पास, टेन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाय टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के अलोंग जो ये पूरे पार्टिकल के पाथ को किसी भी पोजीशन एक्स पे पार्टिकल का वर्टिकल पोजीशन क्या होगा वो बताता है, राइट। क्लियर। तो ये हो गया पूरी तरह से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इससे हम रिलेटेड कुछ की टर्म्स के बारे में बात करें तो एक तो हो गया हमारे पास, सबसे पहले आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। नंबर वन है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टी एफ। टाइम ऑफ फ्लाइट में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। दो पार्ट क्या है कि अगर पार्टिकल ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके जा रहा है इस पोजिशन पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जितना इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगता है इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। यहाँ पे आता है एक टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, ऑफ एसेंट, ये क्या होगा कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जाने में जितना टाइम लगेगा उसको कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, इसको कहते हैं टी ए। और फिर आता है टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट से जो हमारा ओरिजिनल पोजीशन था, ओरिजिनल लेवल वहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, इसको कहते हैं टी डी। और दोनों एक ही होते हैं, और हॉरिजॉन्टल लेवल सेम लेवल के लिए टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट एक ही होते हैं, राइट। और ये और इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल अगर आप ध्यान दें तो इस पूरे मोशन में यहाँ पूरे टाइम क्या होता है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो रहता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वाई का वैल्यू जीरो रहता है, राइट, है ना। तो अगर हम वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये इक्वेशन यूज करें, इसमें वाई को जीरो पुट कर दें क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो। तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई टी, ये टी और ये स्क्वायर पार्ट कट गया, तो हमारे पास एक मिनट, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। अगर हम इसमें टी के जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यू वाई टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी बाय टू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये एक स्क्वायर टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू यू वाई टू यू वाई अपॉन जी, और यू वाई क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अगर ये याद हो कि यूनिफॉर्म वर्टिकल मोशन में जब हमने किसी बॉल को हम थ्रो करते किसी इनिशियल वेलोसिटी से, तो उसके केस में क्या होता था,
जो टाइम फ्लैट था वो 2u/g होता था। यहाँ पे ui क्या है? वही वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी जिस स्पीड से पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, वही इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, राइट? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया? 2ui/g, यानी कि 2u sin थीटा/g। क्लियर? ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद आता है हमारे पास रेंज। सेकेंड जो हमारे पास की टर्म है वो है रेंज। रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं। रेंज क्या होता है? तो रेंज, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पूरा, इसको कहते हैं हम रेंज। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है, मतलब जो डिस्टेंस कवर होता है, इसको कहते हैं रेंज। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा रेंज। अब रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो रेंज, हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या था? एक्स इक्वल्स टू क्या था? यू एक्स टी। अगर टी के जगह पे हम टाइम फ्लाइट कर देते तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? रेंज। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल्स टू यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपल। अब यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा, और टाइम फ्लाइट क्या है? 2u साइन थीटा/जी। यानी कि ये क्या हो? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा, तो हमारे पास क्या बच गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी। ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक और टर्म आता है जो ज़्यादा इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, कि यू एफ है और ये टी एफ है। टी एफ, यू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब टी एफ को क्या सकते हैं? 2ui/g। तो यहाँ से हमारे पास एक और फॉर्मूला जो ड्राइव होकर आ रहा था, या वो था याद रखने के लिए, कि रेंज इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? रेंज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2ux/uy/g, राइट? ये भी लिखा जाता है 2 × ux/y/g। ये हो गया रेंज के लिए। कोई दिक्कत नहीं। ओके। जो थर्ड की टर्म है हमारे पास है, वो है हमारा मैक्सिमम हाइट। तो ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, नॉट थर्ड, सेकंड। थर्ड क्या है हमारे पास? मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट क्या है? तो मैक्सिमम हाइट है जो हाइट हम रीच करते हैं, प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, राइट? तो वो हाइट को क्या करें, मतलब जो मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकता है, उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट, राइट? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या हो गया? ये हो गया एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? वहाँ पे हमारा जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब मैक्सिमम हाइट को रीच करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंपोनेंट तो हमेशा रहता है हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, यानी वी एक्स तो हमेशा नॉन जीरो रहेगा, राइट? जो कि होता है यू एक्स के बराबर। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? वो जीरो हो जाता है। तो हम ऐसे इसे लिख सकते हैं कि वी वाई इक्वल्स टू, यानी कि हम ये यूज कर सकते हैं, vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2g h। अब यहाँ पे अगर vy को हम जीरो कर दे तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा? h मैक्स, यानी कि जीरो इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स। और यहाँ से हम लिख सकते हैं h मैक्स इक्वल्स टू uy स्क्वायर अपॉन 2g। अब याद रहे, अगर याद करने की कोशिश करें, तो हमने मोशन टू ग्रेविटी में हमने पढ़ा था, जो वन डायमेंशन वाला मोशन था, उसमें जब बॉल को किसी ऊपर थ्रो करते थे, तो उसमें जो हमारा मैक्सिमम हाइट रीच होता था वो यू स्क्वायर अपॉन 2g होता था, राइट? यू क्या होता था? यूनिफॉर्म इनिशियल वर्टिकल मोशन, वर्टिकल वेलोसिटी। यहाँ पे यू आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, राइट? तो यहाँ पे हमें एच मैक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ना एक और टर्म आता है, वो आता है एवरेज वेलोसिटी का। क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का। उसको हम बोल सकते हैं फोर्थ टर्म, फोर्थ की टर्म, एवरेज वेलोसिटी। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? अगर हमने यहाँ से बॉल को थ्रो किया, वो यहाँ पहुंचा, राइट? तो एवरेज वेलोसिटी क्या था? तो याद करते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो टाइम कितना लग रहा है हमारे पास? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा रेंज, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, है ना?
टोटल टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज वो कितना है, तो रेंज अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर रेंज की बात करें तो रेंज भी तो हमारा क्या था, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही था ना, डिवाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, विच मीन्स यू कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन प्लेन विथ 15 मीटर पर सेकंड एट 37 डिग्री। एंगल पे किस एंगल पे थ्रो किया हमने, 37 डिग्री पे। ये 37 डिग्री और इनिशियल स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकंड, राइट। हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड एक्सप्रेशन ऑफ द पोजिशन एंड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो सबसे पहले सिंपल बात कर लेते हैं। हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2, अच्छा ये 15 मीटर पर सेकंड है, तो सबसे पहले यू एक्स कितना होगा, 15 है 37, तो 15 कॉस 37, कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5, तो हो गया, ये हो गया 12, यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा, 15 कॉस 37 का वैल्यू हो गया 4/5, तो यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। और यू आई कितना हो जाएगा हमारे पास, यू आई के बारे में बात करें तो यू आई हो जाएगा 15 साइन 37, यानी कि 15 इंटू 3/5 विच मीन्स 9, तो ये हो गया 9, ये 12। ओके, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2 u अपॉन जी, यू आई का वैल्यू है 9, यानी कि 2 इंटू 9/10, दैट मीन्स 1.8 सेकेंड, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना था, एच यू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। यू वाई स्क्वायर कितना था हमारा, 9, 9 9 ज़ा 81, 81/20, ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। ये बेसिकली कितना आएगा, 4.05 मीटर, राइट। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट के बारे में हमारे पास। अब मैक्सिमम हाइट भी क्लियर हो गया हमारे पास। दूसरा क्या है रेंज का। तो रेंज का तो ऐसे फॉर्मूला हमारे पास क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा का वैल्यू पुट करके फिर कैलकुलेट करें तो ये 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग लाइक दैट, तो ये काफ़ी लंबा जाएगा। यहीं पे हमारे पास आता है कि हमने याद किया था कि ये क्या था, यू एक्स यू वाई अपॉन जी। यू एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, 12 इंटू 9/10, तो ये कितना हो गया, 12 9 ज़ा 108 डिवाइड बाई 10, यानी 1.08, 10.8 मीटर, ये हो गया रेंज। इजी है ना, हमने रेंज कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद निकाला गया है कि एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। तो पोजीशन, पोजीशन का वैल्यू कितना है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी की अगर बात करें, राइट, तो पोजीशन को हम लिख सकते हैं क्या, पोजीशन अगर हम बात करें तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप माइनस वाई प्लस वाई जे कैप। अब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यू एक्स टी आई कैप प्लस ये हो जाएगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू इंटू नहीं जे कैप। ओके, तो यू एक्स का वैल्यू कितना है हमारा, 12t, तो ये हो गया 12t आई कैप प्लस, और यू आई का वैल्यू कितना है 9, तो 9t माइनस 10/2 यानी कि 5t स्क्वायर जे कैप, ये हो गया पोजिशन। और विथ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम, तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, ये हो गया पोजीशन। अगर सिर्फ वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स, राइट, यानी कि 12 आई कैप एंड वी वाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यू वाई माइनस जी टी जे कैप।
यानी कि 12i प्लस 9 माइनस 10t जे कैप, ये हो गया वेलोसिटी एट टाइम t। ओके, कोई दिक्कत? ये तो सारे आंसर हो गए इसके। आगे बढ़े, अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 √2 मीटर पर सेकंड at an angle 45 degree. Find the time when it will make an angle 82 degree with the initial velocity vector. अब देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है। हमारे पास है ये प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है। अब हमें निकालना है, इनिशियली यहाँ पे दे रखा है क्या कि इनिशियल वेलोसिटी 45 डिग्री पे इन्होंने 20 √2 मीटर पर सेकंड से बॉल को थ्रो किया। अब एक सर्टेन टाइम पे जो वेलोसिटी है वो 82 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ में? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में। अब 82 डिग्री का एंगल इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ कब बन सकता है? पहले पार्ट में तो बन नहीं सकता, क्योंकि सही सही पोजीशन पे वेलोसिटी वेक्टर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर 0 हो जाएगा और ये 45, तो मैक्सिमम 45 डिग्री का एंगल बनेगा फर्स्ट हाफ में, राइट, जब वो असेंड कर रहा हो। तो जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी ये एंगल बन रहा है वो कहीं इधर होगा, राइट। तो लेट्स से कि वो ये है वो पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर इधर है, ये है वेलोसिटी, ये हो गया हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल, और ये इनिशियल वेलोसिटी, राइट, ये यू, ये हमारा जो एंगल है ये है 82 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल हमें पहले पास दे रखा था 45 डिग्री, ओके। तो ये एंगल कितना होगा, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो 82 माइनस 45 यानी कि 37 डिग्री। कितना आ रहा है? 37 डिग्री। तो वेलोसिटी का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है क्या कि फाइंड द टाइम, हमें टाइम निकालना है जहाँ पे ये होगा। अब देखो सिंपल सा बात है, हमें निकालना है टाइम। सबसे पहले हम देखते थे कि यहाँ हॉरिजॉन्टल का जो वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 20 √2 cos 45, यानी cos 45 वाली 1/√2 होता है, तो 20 √2 इंटू 1/√2 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल भी 20 मीटर पर सेकंड आएगा, राइट। हमें पता है कि पूरे थ्रू आउट मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, तो इस पॉइंट पे v cos 37 ये किसके बराबर होगा? बिलो इस 20 के बराबर, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, राइट। ये आ गया हमारे पास 20 इक्वल्स टू cos 37 हो गया 4/5, तो 4v/5। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास v का वैल्यू निकल गया, अ, ऐसे कह सकते हैं 4 5 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम हमें निकालना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका यहाँ पे कितना आएगा, v वी वाई यहाँ पे कितना आएगा, वी वाई वुड बी इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, और यू वाई कितना है, यू वाई तो 20 है प्लस में, माइनस 5 सॉरी 10 टी, और वी वाई का वैल्यू अगर हम इस वी के वैल्यू से निकालें तो वी वाई का वैल्यू कितना होगा, वी साइन 37 माइनस वी साइन 37, तो माइनस 25 साइन 37 डिग्री, ये हो गया वी वाई, है ना, नीचे की तरफ। और ये इक्वल टू कितना आ रहा है, 20 माइनस 10 टी, माइनस 25 साइन 37 का वैल्यू कितना होगा, 3/5 इक्वल्स टू 20 माइनस 10 टी। इसको आगे सॉल्व करें तो कितना आएगा ये, तो ये होगा -15 इक्वल्स टू 20 माइनस 10 टी, और ये 10 टी इधर आ गया इक्वल्स टू, और ये 15 में चला गया तो ऐड हो गया, तो 20 प्लस 15 35, यानी कि टी इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 3.5 सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज के बारे में, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं रेंज के बारे में, राइट। तो रेंज क्या, रेंज का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट। और ये होता था 2
यू वाई यू एक्स अपॉन जी, ये था रेंज का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला हमने देखे थे। अब यहाँ पे एक चीज समझे, रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू वो कब हो सकता है? रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है? अगर हम बात करें आर मैक्स का, तो यू स्क्वायर और जी अगर हम फिक्स मान ले किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, तो साइन टू थीटा का जब मैक्सिमम वैल्यू होगा तब आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और साइन टू थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। तो आर मैक्स का वैल्यू हो सकता है, आर मैक्स हो सकता है यू स्क्वायर अपॉन जी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज कितना हो सकता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। ये कब होगा? व्हेन साइन टू थीटा इक्वल्स टू, जिस मैक्सिमम वैल्यू है 1, यानी कि टू थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। यानी कि जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल है रेंज का, वो होगा 45 डिग्री पे। कितना पे? 45 डिग्री। यानी कि अगर हम 45 डिग्री पे किसी प्रोजेक्टाइल को फेंके तो वो उस पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये समझ में आया? ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम रेंज। कितना हो सकता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। और कितने एंगल पे होगा? तो 45 डिग्री पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बात समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें साइन टू थीटा, तो एक चीज समझेंगे कि जो हमारा रेंज है ना, दो एंगल के लिए सेम हो सकता है। दो जो इनिशियल वेलोसिटी का एंगल है उसके लिए सेम हो सकता है। किसके किसके लिए? थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये रेंज का है फॉर थीटा, साइन यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, अगर हम 90 माइनस थीटा लें तो हमारे पास लिखते हैं हम आर डैश, राइट। हमारे पास होगा वैल्यू यू स्क्वायर साइन टू, और थीटा का जगह पे हमने पुट कर दिया 90 माइनस थीटा अपॉन जी। हमारे पास कितना आएगा वैल्यू? यू स्क्वायर साइन 180 माइनस टू थीटा। अब 180 माइनस टू थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही होता है, साइन टू थीटा ही होता है। यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यानी कि किसके बराबर आ गया? इस आर के बराबर। मतलब सेम आर हमें दो एंगल के लिए मिलेगा। समझ में आई बात? दो एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा दोनों के लिए हमें सेम रेंज मिलेगा। इसका मतलब समझाते हैं कि अगर ये हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये है थीटा एंगल पे, तो एक और एंगल 90 माइनस थीटा पे भी हमें सेम रेंज मिलेगा। हमें सेम रेंज मिल सकता है एक और एंगल पे, जिसको हम कहें जो होगा, जिसके लिए ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आई बात? रेंज दोनों के लिए सेम रहा। अब एक और चीज यहाँ पे समझते हैं कि इनिशियल वैल्यू जो थीटा का वैल्यू है ना, ये जितना 45 डिग्री के क्लोज होगा, जितना 45 डिग्री के क्लोज होगा, रेंज उसका ज्यादा होगा। जैसे हम दो बॉल को सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल फेंक रहे हैं, पूछा जा सकता है कि किसका रेंज ज्यादा होगा। तो जिसका एंगल जो थ्रोइंग एंगल होगा वो 45 डिग्री के जितना क्लोज होगा, वो उस रेंज उसका उतना ज्यादा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या देखा है कि हुज रेंज विल बी मोर, 42 डिग्री और 49 डिग्री, सेम वेलोसिटी से फेंके, राइट, सेम स्पीड से फेंके, तो किसका रेंज ज्यादा होगा? तो हमें हम क्लियरली बता सकते हैं कि 42 और 49 में सबसे ज्यादा 45 डिग्री कौन क्लोज है? 42 से 3 ही ज्यादा है 45, राइट, 3 डिग्री। और 49 से 4 डिग्री ज्यादा है। तो 42 डिग्री 3 डिग्री कम है 45 से, और 49 4 डिग्री ज्यादा है 45 से। मतलब सबसे क्लोज कौन सा हुआ? 42 डिग्री, राइट। तो 42 डिग्री पे जब हम थ्रो करेंगे तो रेंज हमारा ज्यादा होगा। समझ में आई बात? तो इसका रेंज क्या होगा? ज्यादा। आर 42 डिग्री विल बी मोर देन आर 49 डिग्री। ये समझ में आई बात? ओके। अब बात करते हैं हम मैक्सिमम हाइट के बारे में। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? तो हमें पता है कि अगर हम किस एच मैक्स की बात करें, एच मैक्स, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, जो कि बेसिकली क्या था? एच मैक्स इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर अपॉन जी, राइट। यहाँ पे 2g था नीचे, यू आई स्क्वायर अपॉन 2g। ये था एच मैक्स का फॉर्मूला, राइट। अब हम अगर हम ध्यान से देखें तो एच मैक्स मैक्सिमम हाइट तो है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, लेकिन
अगर हम किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो किस एंगल पे सबसे ज्यादा हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगा? तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू भी मैक्सिमम कब हो सकता है? जब थीटा का वैल्यू साइन साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा मैक्सिमम हो, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता है? जब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो, राइट? और साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। यानी कि ये जो एच का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो कब हो सकता है? कितना हो सकता है? यू स्क्वायर अपॉन 2g। और ये कब होगा? जब हम थीटा का वैल्यू 90 यानी कि वर्टिकली फेंके, बॉल को एकदम वर्टिकल फेंके, तो मैक्सिमम हाइट, सबसे पॉसिबल मैक्सिमम हाइट हो सकता है वो यहाँ पे अचीव कर सकते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, सीधा ऊपर। तो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा हाइट जो है वो रीच कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एंगल पे फेंके तो हमें मैक्सिमम हाइट ये पता मिलेगा, मतलब यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक और चीज है, हमें याद है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था? टाइम ऑफ फ्लाइट वो था 2 u y/g, है ना? यानी कि ऐसे लिखे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2 इज इक्वल्स टू u y/g, है ना? अगर हम इसको कंपेयर करें, एच मैक्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है? यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, राइट? तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे ये इसको लिख सकते थे, यहाँ t/2 इंटू जी इज इक्वल्स टू यू वाई, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो एच मैक्स के लिए क्या आएगा हमारे पास वैल्यू? टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय 2g, जो कि हमें मिल जाए, बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर बाय 8g। यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर एच मैक्स, अगर टाइम पीरियड सेम हो तो हमें मैक्सिमम हाइट भी सेम होगा, राइट? अगर टाइम पीरियड सेम हो तो मैक्सिमम हाइट भी सेम होगा। मतलब कि अगर दो प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड सेम है, इट डजेंट मैटर उनका रेंज सेम है या नहीं सेम है, टाइम पीरियड सेम है तो मैक्सिमम हाइट सेम होगा। या फिर दो प्रोजेक्टाइल का, ऐसे करके देख ले, अगर एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। अगर दो प्रोजेक्टाइल, राइट, इन दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है तो इनका टाइम पीरियड भी सेम होगा, राइट? और ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों का टाइम पीरियड अगर सेम है तो दोनों का मैक्सिमम हाइट भी सेम है होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे एच मैक्स जो हमारा है, एच मैक्स का जो फॉर्मूला आया था, टी स्क्वायर, या फिर इसे जी/8 टी स्क्वायर, ये है टाइम पीरियड के साथ, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ रिलेशनशिप। टाइम पीरियड जो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट था, ठीक है? तो ये हो गया g/8 टी स्क्वायर। क्लियर यहाँ से? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ए मैन कैन थ्रो मैक्सिमम हाइट एच, फाइंड द मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम हाइट एच, मैक्सिमम हाइट कब पॉसिबल है? जब वो सीधा वर्टिकली फेंके। तो हमारे पास जो एच का वैल्यू है, एच इज इक्वल टू क्या है? यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये है मैक्सिमम हाइट दैट ही कैन थ्रो। मैक्सिमम रेंज कितना फेंक सकता है? तो मैक्सिमम रेंज हमारा है आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अभी देखा था हमने, अगर याद नहीं है तो इस सिंपल सा, आर का वैल्यू क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू, अगर ये वाला पार्ट याद नहीं आ रहा तो अभी मैंने बताया था मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है। मैक्सिमम रेंज कितना? यू स्क्वायर अपॉन जी, जब जब हमारा साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी 45 डिग्री, एंगल थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है, तो आर मैक्स कितना? यू स्क्वायर अपॉन जी, राइट? अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एच और आर के बीच में रिलेशनशिप, कि एच मैक्स जो है हमारा, एच मैक्स इक्वल्स टू जो मैक्सिमम रेंज है आर मैक्स बाय 2। ठीक है, यही आ रहा है ना? या फिर आर मैक्स इज इक्वल टू 2h मैक्स। कोई दिक्कत नहीं? ये हो गया आंसर हमारा। अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन ट्रेजेक्टरी। तो हमने इक्वेशन ट्रेजेक्टरी देखा था क्या? y इज इक्वल्स टू, बाय द वे इक्वेशन ट्रेजेक्टरी आया कहाँ से था? तो हमने देखा था x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी, राइट? और y के लिए हमारे पास था क्या? यू वाई टी माइनस g/2 टी स्क्वायर। हमने यहाँ से t को यहाँ रिप्लेस किया, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू यू वाई
एक्स अपॉन यू एक्स माइनस जी बाई टू एक्स अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। यहाँ से यू वाई अपॉन यू एक्स का वैल्यू हो गया टेन थीटा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू और एक्स स्क्वायर, और यहाँ से यू एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया y का। ये एक हमारे पास आया रिलेशनशिप, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये भी याद रख सकते हैं। पर ज़्यादातर अच्छा याद रखने का तरीका है ये वाला, मतलब इजी टू रिमेंबर, क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ तो याद रहेंगे ही रहेंगे, हमें पता है कि टी को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये इस चीज़ को हमें याद रखना ज़्यादा ईजी है। यू वाई इज इक्वल टू यू एक्स इंटू एक्स अपॉन यू एक्स माइनस जी बाई टू एक्स अपॉन यू एक्स स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ पे आगे पुट करते हैं वैल्यू, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक और अच्छा रिलेशनशिप बन के आता है, जैसे कि वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर, को स्क्वायर पे चला गया तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दें तो जी बाई टू एक्स स्क्वायर, ऐसे हम ले जाएं इसको, एक्स स्क्वायर को रख ले बाहर, और हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये भी एक रिलेशनशिप है, राइट, जिसमें सिर्फ टेन थीटा का ही एक्सप्रेशन है। इसके अलावा एक और रिलेशनशिप बन सकता है यहाँ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के काफ़ी यूज होता है, वो भी बताता हूँ। वाई इज इक्वल्स टू, ये आ गया एक्स टेन थीटा माइनस, अब देखो ये है जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ऊपर नीचे हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास, अगर ध्यान से देखें तो क्या बनता है, ये इसमें सिर्फ एक कॉस थीटा का अगर यूज करें तो टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास साइन टू थीटा, और एक इंटू कॉस थीटा, और वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक टेन थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, और साइन साइन थीटा अपॉन एक कॉस थीटा से यहाँ आ गया टेन थीटा डिवाइड बाय यू स्क्वायर साइन टू थीटा। अब यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी क्या देता था हमें, रेंज, राइट। तो हमारे पास क्या मिला, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर। यहाँ से हमें रिलेशनशिप मिला कि एक्स इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। ये रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन जहाँ पे हमें ट्रेजेक्ट्री में ट्रेजेक्ट्री से एक्स और हमें रेंज पता होता है, और हमें वाई का वैल्यू निकालना पड़ता है। बाय द वे वन मिस्टेक, यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई होगा, ये वाई है, मिस्टेक। तो वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस वन बाय एक्स बाय आर। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्म, ये तब यूजफुल होता है जब हमारे पास रेंज गिवन होता है और पोजीशन दिया रहता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन दिया रहता है, राइट। तो हमें वाई निकालना होता है कि वर्टिकल पोजीशन कहाँ पे होगा। ओके, तो कई प्रॉब्लम में कई टाइप के प्रॉब्लम इससे ज़्यादा डायरेक्टली निकल जाते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, राइट। तो चलो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, और हमें निकालना है इससे, ये इक्वेशन प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्टाइल है, देन हमें u और थीटा का वैल्यू निकालना है। इसको हम कंपेयर करें सिंपल, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स यानी u
स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये है टी एन टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है, √3, राइट। और जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 2 है। तो अगर बात करें हमारे पास टेन थीटा की जगह पे क्या है हमारे पास, √3, और साथ ही साथ जी बाय टू, अगर जी का वैल्यू 10 ले लें तो 5/2, 5x 5 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना दे रखा है इन्होंने, इसका वैल्यू दे रखा है 2। तो हमें निकालना है थीटा एंड यू। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। और यहाँ पे ये 60 डिग्री यहाँ पुट करें तो कितना हो जाएगा, 5/cos 60, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, राइट। तो 1/2 का स्क्वायर एंड यू स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास है 2। इसको फर्दर सॉल्व करें, ये यू स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 इंटू 2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमें यू का वैल्यू मिल जाएगा √10 मीटर पर स्क्वायर, राइट। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड सच दैट इट क्रॉसेस a wall of height 4 meter and a distance 4 meter. At a distance 4 meter, the ball falls at a distance 14 meter from the wall. Find the angle of rotation theta. हमें ये निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा है हमारे पास, यहाँ पे सिचुएशन कैसे दे रखा है कि ये हॉरिजॉन्टल पाथ है, यहाँ से 4 मीटर का डिस्टेंस पे एक 4 मीटर का वॉल है, एक बॉल जो है इसको क्रॉस करता है और कहीं जा करके 14 मीटर आगे ग्राउंड पे गिरता है। तो रेंज कितना हो गया हमारे पास, रेंज हो गया 18 मीटर। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 मीटर हो गया और वर्टिकल डिस्टेंस भी, मानिए y का वैल्यू 4 हो गया। तो अगर हम इक्वेशन याद करें, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन आर, राइट। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, y इस पॉइंट के लिए y का वैल्यू भी 4 है, इक्वल्स टू 4 टेन थीटा 1 माइनस 4 अपॉन 18। ये ये 4 इधर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 इक्वल्स टू टेन थीटा और 18 माइनस 4 यानी कि 14 अपॉन 18। तो हमारे पास कितना आ गया, 9/7 इक्वल्स टू टेन थीटा, और यानी कि थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 9/7। ये हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द यू मिनिमम रिक्वायर्ड सो दैट बेस, ये जो यू है बेस के जगह पे बॉल हम कर सकते हैं या कोई प्रोजेक्टाइल बॉल क्रॉसेस ए बी, ये जो पॉइंट है उसको क्रॉस करें, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया कि यू का मिनिमम वैल्यू क्या रखे सो दैट कि ये जो प्रोजेक्टाइल है यानी बॉल है ये इस हाइट को क्रॉस कर जाए, ओके। तो अगर हम इक्वेशन लिखे, हमारे पास क्या था, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस g/2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और इसको हम ऐसे भी याद लिख सकते थे, अगर हम ये वैल्यू पुट कर दे सबको, तो y इस पॉइंट के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू a टेन थीटा माइनस g/2 ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जब यहाँ तक हम पहुँच ही गए हैं तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2u² 2u² b प्लस इक्वल्स टू 2u² a टेन थीटा माइनस g a स्क्वायर माइनस g a स्क्वायर
एंड माइनस जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इसमें अगर हम गौर करें तो ये, अगर हम टेन थीटा को वेरिएबल मानते हैं तो ये क्या है, टेन थीटा के लिए किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, राइट, और फिर माइनस टू यू स्क्वायर ए टेन थीटा और प्लस टू यू स्क्वायर बी प्लस जी ए स्क्वायर। अगर ये ध्यान दे तो ये टेन स्क्वायर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, टेन थीटा के लिए टेन थीटा के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया टेन थीटा को अगर वेरिएबल माने तो, राइट। तो हमें पता है ये हमारा हो गया, हमें पता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। उसका अगर रूट्स जीरो है, मतलब रूट्स रियल रूट के लिए क्या होना चाहिए, जो डिटर्मिनेंट होता है उसका, राइट, उस वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर हमारा, हमने जानते हैं कि ए स्क्वायर ए सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है हमारा, अगर इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके इक्वल टू जीरो, तो इसके रियल रूट्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। वही यहाँ पे लगाएंगे, तो बी की जगह पे ए लिख देंगे, ये टू यू स्क्वायर ए, राइट, उसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की जगह पे क्या आएगा, जी ए स्क्वायर, इंटू सी की जगह पे ये लिख देंगे हम, टू यू स्क्वायर बी प्लस जी ए स्क्वायर, राइट, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको फर्दर अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, फोर यू स्क्वायर, फोर यू टू द पावर फोर ए स्क्वायर माइनस फोर जी ए स्क्वायर एंड स्क्वायर, यहाँ पे आ गया फोर यू टू द पावर फोर ए स्क्वायर माइनस फोर जी ए स्क्वायर, राइट, इंटू टू यू स्क्वायर बी प्लस जी ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखें तो ये फोर ए स्क्वायर इसको अगर हम कॉमन लेकर के इस साइड ले जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एग्जैक्टली अगर हम लिखें तो हमारे पास बचेगा यू टू द पावर फोर, यू टू द पावर फोर माइनस, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जी, सिंपल जी, और यहाँ पे है क्या, टू यू स्क्वायर बी, टू यू स्क्वायर बी, राइट, प्लस जी ए स्क्वायर, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, यू टू द पावर फोर माइनस टू जी यू स्क्वायर बी प्लस सॉरी माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये अगर ध्यान से देखें तो हम इसको ले सकते हैं यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर, राइट, एंड बी के जगह पे आएगा टू जी बी, राइट, और यहाँ पर सिंपल जी इंटू बी कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं प्लस जी स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस जी स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, एंड फिर है माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, राइट, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस जी बी का होल स्क्वायर, और ये सब इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, यू स्क्वायर माइनस जी बी शुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट, यहाँ से हम जी स्क्वायर कॉमन लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बी प्लस स्क्वायर रूट, इसको ऐसे लिखते हैं, जी को बाहर निकाल सकते हैं हम, जी स्क्वायर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और u should be greater than equal to gb प्लस जी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया u का वैल्यू। तो यानी u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फाइन। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट ये जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट को क्रॉस करे तो ये हो जाएगा g b प्लस जी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फाइन। अब बात करते हैं हम प्रॉब्लम्स टाइप के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन में और किस तरह से प्रॉब्लम आते हैं। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से ना हमारे पास 3 तरह के प्रॉब्लम आते हैं। पहला तो हो गया कि जब हमारा जो मोशन है वो ना सेम लेवल पे हो, राइट? इसके जितने भी क्वेश्चन होते जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने किए, राइट? रेंज हो गया, टाइम हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, एचएमएक्स हो गया और डिफरेंट पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी या फिर पार्टिकल का पोजीशन निकालना, वो सब। ये था जो हमने अभी तक से फॉर्मूला पढ़ा, स्पेशल केसेस देखे, वो इसमें हो गया, राइट? ये था फर्स्ट पार्ट कि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही से लेवल पे हो, राइट? दूसरा जो होता है वो होता है टावर प्रॉब्लम, राइट? टावर प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, पार्टिकल को किसी टावर से किसी सर्टेन एंगल पे थ्रो किया जाता है और फिर उस उसके पाथ पे या उसके मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा होता है हमारा इनक्लाइंड प्लेन। इनक्लाइंड प्लेन जो जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ओके? जहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा पाथ होता है वो इनक्लाइंड प्लेन पे होता है, मतलब प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल ऐसे हमारा पाथ फॉलो करके यहाँ पे टकराता है, राइट? ये इंक्लाइन प्लेन एक सर्टेन एंगल पे ऑलरेडी होता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। ओके, ये वाला तो ऑलरेडी हमने कर लिया। अब हम देखते हैं टावर प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम। टावर प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, जैसे ये हो गया नॉर्मल, एक पर्टिकुलर हाइट से हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं सर्टेन एंगल पे यू। तो यहाँ पे जो हम हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, नॉर्मल रेंज वगैरह निकालने का जो फॉर्मूला था, या टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज और मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला था, वो हम यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं है, राइट? अगर हमें मैक्सिमम हाइट का निकालते हुए तो मैक्सिमम हाइट में हमें फिर ये एच ऐड करना होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे वो इस लेवल से कैलकुलेट हो रहा होगा, राइट? ठीक है। तो पार्टिकल ऐसे करके कहीं यहाँ पे जाता है, तो यहाँ इस केस में अगर रेंज की बात होती है तो ये होगा वो रेंज, ना कि ये डिस्टेंस, ठीक है? ये होगा वो रेंज। क्लियर? और फिर यहाँ पे इसके जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन एंड उसका वेलोसिटी का वैल्यू, स्पीड वेलोसिटी स्पीड का वैल्यू, राइट? ये सब कैलकुलेट कर रहा होता है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो पूरे मोशन को हम 2 डायमेंशन में ब्रेक कर दें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और दोनों को अलग-अलग सॉल्व करें, राइट? उससे भी कर सकते हैं। वो हो गया हमारा मेथड 1। या फिर हम ना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का यूज़ करके वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को वाई के जगह पे माइनस एच पुट करके हम यहाँ का वैल्यू निकाल सकते हैं कि अच्छा एक्स का वैल्यू कितना होगा उस पोजिशन, उस सिचुएशन के लिए, राइट? ये सारा ये हो गया मेथड 2, जब हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का डायरेक्ट यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्पीड एंड टाइम व्हेन द बॉल रीचेस द ग्राउंड इफ इट इज थ्रोन फ्रॉम द 14 मीटर टावर विद अ वेलोसिटी 10 रूट 2 एट एन एंगल 45 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द रेंज। ठीक है? समझ में आया क्वेश्चन एकदम बिल्कुल जैसा अभी मैंने बताया था। ये हो गया 40 मीटर हाई टावर, यहाँ से 45 डिग्री पे एक बॉल को थ्रो किया गया है 10 रूट 2 स्पीड से, मीटर पर सेकंड स्पीड से, और हमें कैलकुलेट करना है क्या, ये ऐसा कहीं पे गिरेगा और इसमें हमें कैलकुलेट करना है रेंज, राइट? एंड स्पीड एंड टाइम व्हेन द बॉल रीचेस द ग्राउंड। तो इस पॉइंट पे जब पार्टिकल गिरेगा ग्राउंड पे तो उसकी स्पीड क्या होगी, कब गिरेगा, और ये जो रेंज है ये कितना, हमें ये तीनों चीज़ निकालनी है। ठीक है? तो ये कैसे करेंगे इसको, अगर हम मेथड 1 सॉल्व करें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्रेक करके, तो सिंपल है इसका। अगर इस मोशन को हम ब्रेक करें यहाँ पे तो इसके पास कितना वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 10, और वर्टिकल वेलोसिटी भी 10, राइट? तो और हमें पता है कि एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे की तरफ हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, ये भी हो जाएगा 10। हमें वर्टिकल निकालना है कि वर्टिकल कितना होगा, राइट? ये हो गया वी बाई। फाइन। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू
यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -40 डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू आई 10 टी माइनस जी का वैल्यू 10 लेते तो ये हो जाएगा 5t²। अगर इसको हम सॉल्व करें, 5t² माइनस 10t माइनस 40 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, t² माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। t² माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा t माइनस 4, और फिर यहाँ से +2 ले लेंगे तो t माइनस 4 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 एंड -2, राइट। तो टाइम हम नेगेटिव नहीं ले सकते, तो t का वैल्यू कितना आएगा, 4। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारे पास 4 सेकेंड। ओके, अब ये 4 सेकेंड का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है स्पीड, वी वाई कितना होगा, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई का वैल्यू कितना था, 10 माइनस 10 एंड टी का वैल्यू है कितना, 4। तो वी वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 इंटू 4 40, 40 माइनस 10 यानी कि -30 मीटर पर सेकेंड वी वाई। तो हमारे पास एक्चुअल स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इस जगह पे स्पीड का वैल्यू हो जाएगा वी, राइट, स्क्वायर रूट 30² प्लस 10² विच मीन्स 30 इंटू ये हो जाएगा 900 प्लस 100 यानी 1000 यानी 10√2 मीटर पर सेकेंड, राइट। सॉरी 10√10 नॉट 10, 10√10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया भी का वैल्यू इस जगह पे। अब आते हैं बात की इसका रेंज कितना हो, तो रेंज हमें पता है, रेंज क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। जितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास ऑलरेडी 4 सेकेंड है और यू एक्स का वैल्यू कितना है 10, तो रेंज कितना हो गया हमारे पास 40 मीटर। ओके, कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को हमने मेथड 1 से बनाया था, जब हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों अलग अलग करके कैलकुलेट किया, राइट, वी वाई यू वाई करके। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया कि फाइंड द स्पीड एंड टाइम व्हेन द बॉल रीचेस द ग्राउंड इफ इट इज थ्रोन फ्रॉम अ 100 मीटर टावर, राइट। सिमिलर क्वेश्चन है, 100 मीटर दे रखा है अब ये हाइट, ठीक है, और हमें कहाँ से कैलकुलेट करना है, अब ये सेम वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जा रहा है, कैसे, हॉरिजॉन्टली मतलब सीधा ऐसे करके, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 0, राइट। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे गिरेगा, यहाँ पे बॉल यहाँ पे ऐसे गिरेगा, राइट। तो हमें यहाँ निकालना है क्या, स्पीड निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और रेंज निकालना है, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मेथड 2 यूज़ करते हैं। मेथड 2 हमारे पास क्या था, y इक्वल्स टू, मैंने बोला था इक्वेशन ट्रेजेक्टरी यूज़ करने के लिए, तो x टेन थीटा माइनस g/2 x² अपॉन u² कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इस जगह पे इस पॉइंट के लिए y का वैल्यू कितना होगा, -100 इक्वल्स टू x, ये हमें नहीं पता है, x का वैल्यू निकालना है, टेन थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, टेन जीरो का वैल्यू क्या है 0, तो यानी कि 0 माइनस g/2, g/2 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5, अगर g का वैल्यू 10 ले तो x², राइट, और u हमने दे रखा है 20√2, 20√2 का स्क्वायर करेंगे तो 40, 400 इंटू 2 800, एंड कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1 यानी कि 1, तो ये तो हो गया 0 यानी कि -100 इक्वल्स टू -5 x² अपॉन 800, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा 160। इसको फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 16,000 इक्वल्स टू x² विच मीन्स x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 16,000 विच मीन्स हमारे पास रेंज एक, ये जो x का वैल्यू रेंज आ रहा है ये कितना आ रहा है 40√10। ओके,
ये तो हो गया हमारे पास रेंज का वैल्यू। अब यहाँ से निकालना है हमारे पास स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू पता है, या हम टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा हमारे पास यू एक्स, एक्स अपॉन यू एक्स, राइट, निकाल सकते हैं ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यू एक्स कितना, 10√2 ही था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू है 40√10, और ये कितना था, 20√2। ओके, तो ये तो हो गया 2, और ये हो जाएगा √5। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 2√5 सेकेंड। ओके, फिर से आया हमारे पास कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है भी, हम वी वाई निकाल सकते हैं। वी वाई निकालेंगे तो यू वाई कितना था हमारे पास, 0। यहाँ पे वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, ये तो 0 हो गया, राइट। तो वी वाई इज इक्वल्स टू कितना, -10 × 20 √5 सेकेंड। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ये 20√5, और हमारे पास ये 20√2, दोनों का स्क्वायर रूट करके सम करेंगे तो हमें क्या कितना मिल जाएगा, स्पीड आ जाएगा, राइट। कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास जब टावर रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो कोई दिक्कत। अब निर्मल सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, और एक, अरेंज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये तो हम देख के बता सकते हैं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। नॉर्मली देखो, सबसे पहले तो इसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, राइट। तो ये कहीं गिरेगा जा करके, इसको हम नीचे, इसको हम एक वर्टिकली डाउनवर्ड स्पीड दे रहे हैं, और इसको वर्टिकली अपवर्ड। तो ये पहले पहले ये जाएगा, राइट, पहले ये गिरेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे कम हुआ यू सी सी का, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे कम हुआ यूज सी इमेज का, फिर इसमें ए का, और सबसे ज़्यादा हुआ बी का, क्योंकि बी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, अरे एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट विच वन विल हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इन दोनों केसेस में देखें, अगर हम बात करें ये, तो इसमें क्या है, इनिशियली कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, राइट। यहाँ पे यू वाई 0 है, यहाँ पे यू वाई ऊपर की तरफ है। ये लेट से थीटा है, तो यहाँ पे यू वाई क्या है, यू कॉस थीटा, राइट। और ये जब ऊपर से जब नीचे आएगा, तो वही वेलोसिटी से नीचे भी आ रहा होगा। वर्टिकल वेलोसिटी उसकी जब सेम लेवल पे क्रॉस करा तो नीचे की तरफ है, तो मतलब कि उसी वेलोसिटी से हम नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आकर के जो इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा, कुछ तो होगा ही, है ना। बट जब ये नीचे गिरेगा इस डिस्टेंस को कवर करके, तो एक सर्टेन वेलोसिटी आएगा। सेम केस यहाँ पे है, यहाँ पर भी अगर ये हम थीटा ले ले, तो इसके पास एक इनिशियली यू कॉस, सॉरी, यू साइन थीटा है, इसमें कॉस थीटा नहीं, यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा है, और यहाँ पे भी यू साइन थीटा, ये इनिशियली है। दो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा, मतलब ये वर्टिकली लेट से गिरेगा, राइट। लेकिन एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट अगर दोनों का एंगल सेम है, ये थीटा और ये थीटा सेम है, तो दोनों केस में जो बॉल टकराएगा, तो वर्टिकली जो वेलोसिटी है वो दोनों का सेम होगा, बी और सी का, और हॉरिजॉन्टल दोनों का सेम ही है। अगर थीटा सेम है तो हॉरिजॉन्टल भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों बी और सी के केस में जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, वो उस यानी फाइनल स्पीड, वो सेम होगा, राइट। तो यहाँ बोल सकते हैं कि वी बी इक्वल्स टू वी सी, और ये ग्रेटर होगा वी ए से, ठीक है। अब बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन के बारे में। तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल, सॉरी, ये इंक्लाइंड प्लेन है हमारा, इस इसका एंगल है बीटा। अब इस पे हम कोई एक बॉल थ्रो करें किसी सर्टेन एंगल पे, अल्फा एंगल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी तक जितने भी प्रोजेक्टाइल हम देखे वहाँ पे एक्सेलरेशन जो था वो डाउनवर्ड था। इस केस में अगर हम इसको वाई एक्सिस मान लें और इसको एक्स एक्सिस मान लें, तो हमारे पास पूरा का पूरा जो एक्सेलरेशन है, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास अगर अलोंग एक्स एक्सिस यू एक्स कितना होगा, तो यू हो गया यू कॉस अल्फा, और आई कैप ले सकते हैं, आई, अगर स्पीड की बात करें, यू वाई क्या हो जाएगा हमारे पास,
यू साइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे ए एक्स क्या होगा, अब इस जगह पे ए एक्स आएगा क्योंकि जी के ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक ये हो जाएगा जी कॉस बीटा और ये आएगा जी साइन बीटा, ठीक है। तो ए एक्स का वैल्यू कितना होगा, माइनस जी साइन बीटा, और ए वाई का वैल्यू कितना होगा, माइनस जी साइन अल्फा। अब जो हॉरिजॉन्टल के केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो सेम लेवल दिख रहे थे, वहाँ पे ए एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा था, लेकिन इस केस में ए एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा, राइट। अब हम इसी को मान करके थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं बीटा यहाँ इंक्लाइन प्लेन पे, और जितने कुछ जो भी हमें इंपॉर्टेंट की टर्म्स निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, रेंज निकालना था, वो सब कुछ जो है हम इसी वैल्यू से निकाल सकते हैं, इन सब का यूज करके, राइट। अगर हमें यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है, अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ यहाँ फ्लाइट क्या होगा, जब पार्टिकल ये जो बॉल है वो इस इंक्लाइन प्लेन को टच करेगा, तब वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, राइट। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन अगेन जीरो होगा। तो अगर हम नॉर्मल बात करें, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अगर यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर लें तो हमारे पास यहाँ पे जी के जगह पे क्या होगा, ए वाई की जगह पे ये था, एक मिनट, यहाँ पे माइनस जी साइन अल्फा होगा, इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें तो अगर नॉर्मल अगर इक्वेशन लिखे तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट। अब ए वाई की जगह पे यहाँ पुट करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर मैंने वहाँ पहले माइनस पुट करे तो बाद में फिर इसको करेंगे तो प्लस जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन ले लिए तो यहाँ पे साइन ले लेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए यू वाई के जगह पे यू साइन अल्फा टी, राइट, एंड माइनस ए वाई का वैल्यू माइनस जी कॉस अल्फा, सॉरी जी साइन अल्फा, इसमें तो ये जगह कॉस बीटा आएगा, साइन बीटा कॉस बीटा, तो माइनस जी कॉस बीटा बाय टू टी स्क्वायर, राइट। अब अगर एट द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे वाई का वैल्यू जीरो हो गया तो ये जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से टी कॉमन ले सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट एक कॉमन निकल जाएगा, या फिर एक टी टर्म को हम जीरो से इक्वेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यू साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस जी बाय टू साइन बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा जी बाई टू साइन टी एफ का स्क्वायर, और एक टी एफ स्क्वायर और एक टी एफ इससे कट जाएगा, एस को अभी हम काट सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि कॉमन निकाल के जीरो से इक्वेट कर देंगे, जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली बचेगा क्या, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा साइन बीटा, यहाँ पे क्यों लिखा मैंने कॉस बीटा, ये साइन बीटा का जगह पे कॉस बीटा लेना पड़ेगा ना हमें, कॉस बीटा यहाँ पे, तो कॉस बीटा इक्वल्स टू ये आया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे ध्यान दे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ क्या रहा है, अगेन टू यू साइन अल्फा क्या है, यू वाई, और जी कॉस बीटा क्या है, ए वाई। अगेन ये सिमिलर नहीं लग रहा, टू यू वाई यू जो टाइम ऑफ फ्लाइट हम ले जाते हैं टू यू वाई अपॉन जी, जी की जगह पे क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन, और ये यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, राइट। यहाँ से आ गया टाइम फ्लैट। अब इसी के साथ पे अगर मुझे निकालना होता है कि ये कहाँ पर जाकर टकराएगा, रेंज निकालना होता, तो रेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेंज के लिए हमें निकलना पड़ता, ये टाइम फ्लैट कर पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल्स टू क्या आता, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब रेंज अगर मैं पुट करना चाहता तो यू एक्स का वैल्यू कितना है, यू यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट या टी के जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट करते हैं जो कि आया था टू यू वाई अपॉन ए वाई, राइट, यानी कि टू यू साइन अल्फा
2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ अगेन जी ए एक्स है तो जी साइन बीटा एंड टी के जगह पे 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का स्क्वायर। और अगर हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू पता है तो हम उसका वैल्यू पुट करके आराम से इसको फर्दर सॉल्व करके आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो ये तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट वेयर इट विल टेक एंड वेयर इट विल स्ट्राइक द स्लाइड एंड स्पीड एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो मतलब हमें निकालना है कि अगर ये पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे इस अ, इस पॉइंट पे मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितनी दूर पे जाके स्ट्राइक करेगा, ये इसका डिस्टेंस, और स्ट्राइक करते समय इसका स्पीड कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, राइट? तो हम सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हैं। 45 डिग्री पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू एक्स यू वाई निकाल लेंगे। तो यू एक्स कितना होगा, तो यू एक्स हमारा यू कॉस 45 यानी कि ये कितना है, यू का वैल्यू यू है यहाँ पे 50√2। अगर यू एक्स का वैल्यू 50√2 है तो यू का वैल्यू 50√2 है तो यू एक्स का वैल्यू कितना होगा, 50 कॉस 45 यानी कि 50। यू वाई का वैल्यू कितना होगा, अगेन 50। ए एक्स का वैल्यू कितना होगा, अब यहाँ पे वो ए एक्स तो इससे कैलकुलेट होगा, राइट? ये है जी, ये हो जाएगा हमारे पास ए वाई और इधर आ जाएगा ए एक्स। ए एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो जी साइन 37, साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5 यानी कि 3×2 = 6 -6। और ए वाई का वैल्यू कितना होगा, जी कॉस 37 यानी कि 10 4/5 तो यानी कि 10 4/5 8 -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। फाइन। अब सिंपल है, अगर हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या पढ़ा था, 2u/y अपॉन ए वाई। यू वाई कितना है हमारे पास, यू वाई हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, ठीक है? तो यू वाई हम क्या ले लेंगे, अगर हम ए एक्स निकाल रहे हैं तो ए एक्स अगर यहाँ पे शो कर रहे हैं तो ए एक्स का माइनस लिखने की जरूरत है नहीं बाय द वे, क्योंकि हम ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि नीचे की तरफ है। तो यू वाई हमारा कितना है 50, तो 2 × 50 अपॉन ए वाई कितना है 8, तो 2×4 = 8 यानी कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 12.5 सेकेंड। क्लियर? यहाँ से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना है कि वेयर इट विल स्ट्राइक, इतने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे। रेंज अगर निपल बात करें x इक्वल्स टू यू एक्स टी माइनस, अगर माइनस के साथ हम इसके साथ लिखे तो -12 ax t², राइट? x यू टी प्लस यू टी -12 at², राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा यू एक्स का वैल्यू हमारे पास है ही 50 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहा 12.5। 12.5 को ऐसे 25/2, तो 25/2 -12 ए एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास 6 और अगेन 25/2 का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 2×3 = 6, तो 25 625 3×625/4। अब यहाँ पे आ जाएगा 4×625 माइनस 3×625 यानी कि 625 अगेन 4। ये हो गया मीटर में। 625/4 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 156.25 मीटर। अब बात करें स्पीड की, तो स्पीड यहाँ पे कितना होगा, इसमें हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा वी एक्स और ये आ जाएगा वी वाई। तो वी एक्स कितना हो जाएगा, वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स माइनस ए एक्स टी
एक्स यूज़ करें, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू पुट कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, यू एक्स हमारा है 50 माइनस ए एक्स का वैल्यू है 6 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हमारे पास है 25/2, 25/2, तो ये हो जाएगा 3। तो वी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, -25। अब वी वाई का वैल्यू निकालें, तो वी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, यू वाई माइनस ए वाई टी। वी वाई का वैल्यू था हमारे पास 50 माइनस 8, 25/2, ये हो जाएगा 425 इंटू 4 हो जाएगा 100, यानी कि -100, सॉरी -50 मीटर पर सेकेंड, यह मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का हम स्क्वायर रूट करके सम कर देंगे तो भी वैल्यू निकल जाएगा, राइट, स्पीड निकल जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हमने रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।